अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लेगेसी। आज हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम सबसे पहले न्यूटन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर न्यूटन का फुल नेम सर आइजैक न्यूटन था। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ये इम्पोर्टेंट इस हवाले से, एग्जाम्स के हवाले से, एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है, मतलब शॉर्ट नोट्स नहीं आ सकते इस पर। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन वाज बोर्न इन 1642। ठीक है, 1642 को बोर्न हुआ, ये इसका बोर्न है। बर्थ डेट और इसका डेथ ऑफ डेथ जो है ये हमारे पास 1727 है। अच्छा, 1727 डेट ऑफ डेथ है और बर्थ डेट इसका सर आइजैक न्यूटन का 1642 है इन इंग्लैंड में। अच्छा, इंग्लैंड में इसका बर्थ डेट था। अच्छा, सर आइजैक न्यूटन ने एक थ्योरी प्रपोज किया कॉजेज ऑफ मोशन, यानी मोशन की कॉजेज के बारे में। ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन असल में कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में ही उसने प्रपोज किया। ठीक है, उसने थ्योरी प्रपोज किया, ही प्रपोज्ड ए थ्योरी। इसको आप लोग फुल सेंटेंस बना सकते हैं, थ्योरी जो कि कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में था। कॉजेज ऑफ मोशन जो कि हमारे पास क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अच्छा, और उसने बेसिस यानी उसने ये अंडरस्टैंड किया कि जितने भी फोर्सेस होती हैं कैसे, यानी फोर्सेस ऑब्जेक्ट्स पे अफेक्ट करती हैं। यानी उसने कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में भी उसने स्टडी की, थ्योरी प्रपोज किया, और जितने भी हमारे पास फोर्सेस हैं वो हमारे पास कैसे जो है मोशन पे, यानी फोर्सेस जो है कैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को अफेक्ट करती है। तो उसने एक बुक लिखा, बुक का नेम था फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया। ये इसका फुल यानी इसका फुल नेम है इस बुक का, फिलोसोफिया। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है। फिलोसोफिया PHIA, ठीक है, फिलोसोफिया। अच्छा, फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया, ये इस बुक का नेम है। बुक जो है फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिशिया, ये हमारे पास एक बुक का नेम था, जो कि हमारे पास इसमें न्यूटन्स प्रिंसिपिया, जो जितने भी न्यूटन्स के प्रिंसिपल्स थे यानी वो हमारे पास इसमें रेफर किए गए। ये प्रिंसिपल यानी मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स थे नेचुरल फिलोसफी के बारे में। ठीक है, यानी इस बुक में हमारे पास मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स थे, नेचुरल जितने भी हम बस फिलोसफीज हैं उनके बारे में। अच्छा, सबसे पहले हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, बाकी ये हमारे पास इसमें शॉर्ट नोट्स नहीं आ सकते एग्जाम में। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि अच्छा, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लिया, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, एक नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स जो है, ठीक है, यानी एक्सटर्नल फोर्स हम किसे कहते हैं, यानी जो बाहर से फोर्स अप्लाई हो, ठीक है, यानी फोर्स एक्ट ना हो, तो वो ऑब्जेक्ट अपना मेंटेन करेगा अपना स्टेट। ठीक है, यानी द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट अपना स्टेट मेंटेन करेगा। अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कंडीशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वो यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मोशन में ही रहेगा। जब तक हम पास कंडीशन ये है
उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई ना हो, यानी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो एक ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट जो है अपना कंडीशन मेंटेन रखेगा। अगर वो रेस्ट कंडीशन में है, इफ इट इज ए रेस्ट कंडीशन, ठीक है, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में, अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। और अगर वो यूनिफॉर्म कंडीशन में है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो अगर मूव कर रही है, तो वो हमारे पास मूव ही करता रहेगा। यानी वो क्या होना चाहिए, हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे ना हो, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होगी, वो चेंज नहीं होगी। इसकी वेलोसिटी हमारे पास चेंज कैसे होगी, जब तक हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, वेलोसिटी तब ही चेंज होती है जब हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो। ठीक है, तो अगर वो रेस्ट में रहेगा तो इट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, वो रेस्ट में रहेगा तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मोशन में रहेगा, अगर वो मूव करेगा तो इट विल कंटिन्यू टू मूव। ठीक है, वो मूव ही करेगा, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, जीरो एक्सेलरेशन और नो चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, जब हमारे पास फोर्स अप्लाई होगा तभी उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगी। ठीक है, जब फोर्स अप्लाई होगा तब हमारे पास वेलोसिटी चेंज आएगी। जब हमारे पास फोर्स ही अप्लाई नहीं होगा तो वेलोसिटी में कैसे चेंज आएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आएगी, और क्या होगा, स्पीड और डायरेक्शन भी उसका चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब वेलोसिटी में चेंज आती है तभी हमारे पास एक्सेलरेशन होती है। तो इसमें हमारे पास क्या होगी, इसमें एक्सेलरेशन पर जीरो होगी, बिकॉज वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आई। क्यों चेंज नहीं आई, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। इट्स मीन्स के इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हमारे पास यानी वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आई। वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो हमारे पास एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ, तो एक्सेलरेशन भी तो जीरो है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी भी इक्वल टू जीरो रहेगा। ठीक है, अच्छा, स्टडी ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हम स्टडी ऑफ फर्स्ट लॉ को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉडीज एट रेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट में हमने एक पढ़ा, अगर वो रेस्ट में रहेगा तो इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी हम इसमें दो पार्ट्स हम यानी दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी हम इसको रेस्ट में भी हम पढ़ते हैं और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में भी। तो हम इसमें एक रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, बॉडीज जब हम रेस्ट में होंगी तब वो कैसे, यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब कैसे होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ कैसे ओबे करेगा, और न्यूटन जो बॉडीज इन मोशन में होगी तब हमारे पास कैसे यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे करेगा। ठीक है, तो बॉडीज इन रेस्ट, सॉरी, बॉडीज एट रेस्ट। अगर हमारे पास बॉडीज जो हैं एट रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, फर्स्ट लॉ में हमने ये पढ़ा कि बॉडीज, देखो बॉडी अगर हमारे पास रेस्ट में है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट। तो इसका मतलब है बॉडीज एट रेस्ट में हैं तो वो कैसे हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉडीज एट रेस्ट में हमारे पास ये है कि जब हमारे पास एक बॉडी रेस्ट पे रहेगा तो वो रेस्ट में ही रहेगा। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट कंडीशन इट विल रिमेन एट रेस्ट। ओके, इफ देयर इज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, जब तक हमारे पास एक बॉडी रेस्ट में रहेगा तो वो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक हमारे पास उस पर फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तब तक वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, अगर इसका एक एग्जांपल दे दें कि अगर हमारे पास एक टेबल है एक रूम में, तो जब तक उस टेबल को यानी उस रूम में रखा जाए, जब तक उस टेबल पे फोर्स अप्लाई ना करे, उसे मूव ना कराया जाए, तो वो टेबल उसी रूम में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, वो बॉडी यानी हमने यानी बॉडीज एट रेस्ट में हमने ये पढ़ा कि एक बॉडी जो है रेस्ट में रहेगा तो वो रेस्ट में ही रहेगा until unless when there is no net force acts on it. ओके, जब तक उस पर कोई नेट फोर्स अप्लाई ना हो, नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो, तब तक वो बॉडी अपना कंडीशन जो है वो रिमेन रखेगा। ठीक है, बॉडीज एट रेस्ट में ये आते हैं। तो अगर हमारे पास चेयर हो एक रूम में तो वो हमारे पास उसी तरह रूम में पड़ा रहेगा। कैसे, यानी वो चेयर मूव नहीं कर सकता, खुद ब खुद कैसे मूव कर सकता है, वो मूव नहीं कर सकता, वो चेयर वो टेबल मूव नहीं कर सकता जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, जब तक हम उसको फोर्स अप्लाई करके उसको मूव ना करवाएं
तब तक वो अपना डायरेक्शन, अपना प्लेस, अपना मतलब जगह जो है चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो बॉडीज रेस्ट में रहेंगी तो यानी वो चेयर, वो टेबल जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे कर रहा है बिकॉज ऑफ रेस्ट में है। तो बॉडीज रेस्ट में रहेंगी तो जब तक उस पर अप्लाई फोर्स ना हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, तब तक वो रेस्ट में ही रहेगी, तक उस पर यानी अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है बॉडीज एट रेस्ट, यानी हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ को बॉडीज एट रेस्ट में पढ़ा, ठीक है, रेस्ट में और बॉडीज इन मोशन। तो बॉडीज एट रेस्ट में हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो बॉडीज एट रेस्ट में हमने पढ़ लिया बॉडीज एट मोशन। अच्छा, बॉडीज एट मोशन में ये है कि अगर सेकंड पार्ट ये है लॉ, इस लॉ का कि बॉडीज, अगर एक बॉडी मूव करे तो वो मूव ही करेगा, यानी वो मूव ही करता रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि बॉडीज अगर मोशन में हो तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। लेकिन अगर हम देखा जाए हमारे डेली ऑब्जर्वेशंस में ऐसा नहीं होता। डेली ऑब्जर्वेशंस में सब कुछ इसके अगेंस्ट होता है। अगर एक फुटबॉल को अगर किक किया जाए, ठीक है, अगर वो अगर एक ज़मीन में पड़ा है तो अगर उसको किक किया जाए तो वो सब टाइम यानी कुछ टाइम के बाद वो आके रुक जाता है, ठीक है। यानी अगर एक फुटबॉल को हम किक कर ले, ठीक है, तो वो कुछ टाइम के बाद आके रुक जाता है। तो वो रुकता क्यों है? बिकॉज यानी इसको मूव करना चाहिए, बिकॉज उसको यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ओबे करना चाहिए, लेकिन ये रुकता है। यानी हमारे पर डेली ऑब्जर्वेशंस में यानी समथिंग, यानी हम ये कह सकते हैं कि डेली ऑब्जर्वेशंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ के यानी अपोज्ड होती है, सारे अगेंस्ट होती है, ठीक है। यानी अगर फुटबॉल को किक किया जाए तो वो सब मूव करने के बाद, कुछ मूवमेंट के बाद वो आके रुक जाता है। तो ये रुकता क्यों है? ये बिकॉज ऑफ, हम ये कह सकते हैं कि वो मूविंग बॉल पे यानी कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही होती है। कौन सी फोर्सेस एक्ट करती है? फ्रैक्शन फोर्स उस पर एक्ट करती है, ठीक है, फ्रैक्शन फोर्स उस पर एक्ट कर रही होती है। हम फ्रैक्शन फोर्स के बारे में आगे जो है इसी चैप्टर में है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन फोर्स इस पर एक्ट करती है इस फुटबॉल पे। और दूसरा हमारे पास एयर रेजिस्टेंस इस पर एक्ट करती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास फ्रैक्शन फोर्स एक्ट करती है, फोर्सेस है ये दोनों, और एक जो है एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो ये दोनों एक्ट करके इस फुटबॉल को कुछ मूवमेंट के बाद इसको रोक लेते हैं। यानी ये दोनों फोर्सेस अपोज करते हैं इस मोशन ऑफ बॉल को। यानी ये बॉल जो है मूव कर रही है, ये दोनों फोर्सेस मिलके इस बॉल को अपोज करते हैं, तब ही वो बॉल जाके कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। तो बॉडीज एट मोशन में न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर एक बॉडी मूव करी तो वो मूव ही करेगी, यानी उसको यानी वो रुकेगा नहीं जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। लेकिन डेली बेसिस पे, डेली ऑब्जर्वेशंस में समथिंग इससे डिफरेंट होता है, यानी इसके अगेंस्ट होता है। यानी एक फुटबॉल को मूव किया जाए तो वो कुछ टाइम के बाद रुक जाता है, यानी उसको मूव करना चाहिए लेकिन वो रुक जाता है बिकॉज ऑफ फोर्सेस की वजह से। फ्रैक्शन फोर्स भी उस पर अप्लाई हो रही है, यानी उसको उसके अगेंस्ट, यानी उसके मोशन ऑफ बॉल को के अगेंस्ट अप्लाई होती है, यानी मोशन ऑफ बॉल को अपोज कर रही होती है, उसको रोक रही होती है, और एयर रेजिस्टेंस भी अप्लाई होती है, ठीक है। तो अगर इसका ये मतलब हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन में फॉरएवर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ठीक है, अगर जब तक उस पर अप्लाई ना हो फोर्सेस, ठीक है, यानी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को और फ्रैक्शन को यानी इन फोर्सेस को हटा ले, तब ये ऑब्जेक्ट मूव ही करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगा, ठीक है। यानी कंडीशन क्या होनी चाहिए? एयर रेजिस्टेंस और फ्रैक्शन फोर्स, यानी इन दोनों को भी हम हटा लें। तो न्यूटन से कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए। तो एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास इन अर्थ पे तो एक्सटर्नल फोर्स होती है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस भी होती है, फ्रैक्शन भी होती है, यानी रोक रही होती है हर एक चीज़ को, नॉट बॉल, यानी हर एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जब हम मूव करवाते हैं तो वो सर्टेन टाइम के बाद आके रुक जाती है। लेकिन इन स्पेस में एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होती, फ्रैक्शन फोर्स भी नहीं होता।